हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में देखेंगे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, कौन सी सरकार प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च करेगी? तो इसका ऑप्शन है असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। असम सरकार जो है प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च करेगी अभी। तो इसके की पॉइंट देखते हैं। असम सरकार जो है प्रोजेक्ट आरोहण को लॉन्च करेगी और ये 4 वर्ष का है और ये परामर्श कार्यक्रम शुरू करने वाली है। तो ये किसके लिए है? तो ये छात्रों के मार्गदर्शन को प्रदान करने के लिए और उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना को शुरुआत की जाएगी। और इस परियोजना के लिए असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा ने शर्मा टाटा स्ट्राइप के सीईओ, टाटा स्ट्राइप के सीईओ कौन है? अनीता राजन, इनके साथ इस परियोजना का सहयोग मांगा है। किससे मांगा है? टाटा स्ट्राइप के सीईओ के साथ। ये टाटा स्ट्राइप क्या है? टाटा स्ट्राइप एक कौशल विकास कार्यक्रम है, टाटा का ट्रस्ट है और टाटा स्ट्राइप TCIT का एक पहल है, यानी एक टाटा ट्रस्ट की एक पहल है ये। इसे वित्त वर्ष 2017 और 18 में टाटा ट्रस्ट के मूल प्रमुख तहत से काम करना शुरू किया था, यानी ये टाटा ट्रस्ट के मूल प्रमुख के काम की तरह से 2017 और 18 में काम करना शुरू किया था। तो किसके लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा? छात्रों के मार्गदर्शन और उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए। तो कौन सी सरकार कर रही है? असम सरकार। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा। और शर्मा टाटा स्ट्राइप के सीईओ कौन है? अनीता राजन। और यह टाटा समूह की सरलीकरण, तालमेल और पैमाने की रणनीति के परिणाम स्वरूप का काम करना शुरू किया गया है। और टाटा स्ट्राइप का पहल जो है टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव ट्रस्ट द्वारा कौशल विकास पहल है। तो ये कौशल विकास पहल किसकी है? टाटा स्ट्राइप की एक पहल है। यह उद्यमिता, रोजगार और सामुदायिक उद्यम के लिए भारत में युवाओं को कुशल बनाने की अत्यधिक आवश्यकता को संबोधित करती। किसके लिए ये? भारत सरकार में उद्यमिता, रोजगार और सामुदायिक उद्यम के बढ़ाने के लिए और युवाओं को कुशल बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिवार्ड किस बैंक का प्रोजेक्ट है? तो इसका ऑप्शन है विश्व बैंक, स्टेट बैंक, HDFC बैंक या केनरा बैंक। तो इसका ऑप्शन है ए। ऑप्शन जो ए है राइट आंसर है। विश्व बैंक का ये प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट है? तो इसका नाम है रिवार्ड। तो इसके की पॉइंट देखते हैं। विश्व बैंक जो है भारत सरकार के साथ कर्नाटक, उड़ीसा की राज्य सरकारों ने किसान की मदद के लिए राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को बेहतर वाटरशेड प्रबंधन अपनाने को मदद करने के लिए, किसके लिए? किसानों की मदद के लिए। तो किसके साथ? बैंक, विश्व बैंक ने भारत सरकार, कर्नाटक और उड़ीसा राज्य सरकारों के साथ यह शुरू किया है। तो इसका क्या नाम है? रिवार्ड का फुल फॉर्म क्या है? रिवार्ड का फुल फॉर्म है रेजुवेशनिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेसिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। रिवार्ड का फुल फॉर्म क्या है? रेजुवेटिव वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेसिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके लिए $115 मिलियन सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसके किसके साथ? विश्व बैंक और भारत सरकार के साथ। रिवार्ड प्रोजेक्ट क्या है? रिवार्ड प्रोजेक्ट है, अब इसका फुल फॉर्म आप लोग को बताया ही है, रेजुवेनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेसिलेंस थ्रू इनिशिएटिव डेवलपमेंट। यह रिवार्ड का फुल फॉर्म है। यह एक ऐसी परियोजना है जिसे 3-4 भारतीय राज्यों में लागू किया जा रहा है, यानी भारत के केवल 3-4 राज्यों में लागू किया जा रहा है और इसे 6 साल के लिए लागू किया जाएगा। और ये किसके लिए? जल प्रबंधन के कार्यक्रम के लिए किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? जल प्रबंधन, यानी इसके लिए कार्यक्रम के लिए किया जा रहा है। यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। किसके सहयोग से किया जा रहा है? विश्व बैंक की सहयोग से परियोजना किया जा रहा है। और यह भूमि संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक दोनों की संयुक्त पहल है, यानी
भूमि संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय, दोनों मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। विश्व बैंक की ऋण शाखा जो IBRD है, इस परियोजना के लिए कितना रुपया दिया है? तो 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। कौन करेगा? विश्व बैंक करेगा। कितना करेगा? 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना का उद्देश्य है जल और भूमि संरक्षण में सुधार करने के लिए, साथ साथ मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए और वर्षा के जल को स्टोर करने के लिए, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और मिट्टी के कटाव यानी भूमि संरक्षण के लिए ये किया जा रहा है, और प्राकृतिक वनस्पतियों को पुनर्जीवित करने के लिए, और भूजल के इंडेक्स को यानी वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? राज्य और केंद्र संस्थानों की क्षमताओं में सुधार करना, ताकि वे बेहतर वाटरशेड प्रबंधन और विकास कार्यक्रम विकसित और वितरित कर सकें। ये मेनली ये किसके लिए फोकस किया गया है? वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। इस परियोजना का सबसे मेन उद्देश्य क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन है छात्र, किसान, मजदूर या पैसे वाले के लिए। इसका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। किसानों के लिए ये अभियान शुरू किया गया। तो ये अभियान का क्या नाम है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। यह किसानों के लिए उनके भूमि रिकॉर्ड के लिए किया गया। यह मेरी पॉलिसी मेरे हाथ डोर टू डोर स्टेप अभियान शुरू किया गया है। यह आगामी खरीफ फसल जो है, आगामी खरीफ सीजन जो है, जो जून में शुरू होगा। खरीफ सीजन कब शुरू होता है? जून में। और इन सभी राज्यों के घर घर जाकर यह अभियान शुरू किया जाएगा। कब किया जाएगा? खरीफ सीजन। खरीफ सीजन कब होती है? जून से शुरू की जाती है। और यह किसके तहत काम किया जा रहा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, यानी PMFBY के तहत किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2016 में की गई थी, फरवरी के महीने में। यह किसके लिए शुरू की गई थी? किसानों के लिए शुरू की गई थी। किसके लिए शुरू की गई थी? किसानों के लिए शुरू की गई थी। क्यों शुरू की गई थी? वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था। और कैसी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए? जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं से फसल को क्षति या नुकसान पहुंचा हुआ हो, यानी उन किसानों के लिए सहायता शुरू की गई थी। कौन सी सहायता? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं से क्षति या नुकसान हुआ हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषता क्या है? इस योजना की एक प्रमुख विशेषता है कि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल किसानों के नामांकन के लिए फसल बीमा यानी मोबाइल ऐप से एक सब्सिडी मॉडल लागू करता है, जिसमें उनके किसानों को विवरण लिखा जाता है या अपलोड किया जाता है। और ये 4 फरवरी 2022 तक इस योजना के तहत 36 मिलियन, यानी अभी तक 36 मिलियन से अधिक किसानों को आवेदन का बीमा किया गया है। यानी 36 मिलियन से अधिक किसानों ने इस ऐप पे अपना बीमा कराया है। किस में कराया है? PMFBY में, जिसमें से 1,07,559 करोड़ रुपए से अधिक दावों का भुगतान किया गया है। यानी इतने रुपए बीमा क्लेम किया गया। किसके लिए किया गया? किसानों के लिए। किन किसानों के लिए? जिनकी फसल क्षतिग्रस्त हो गई मतलब प्राकृतिक आपदाओं से। अगला क्वेश्चन है, किस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन है अपर भद्रा, जल, बिजली या रोड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अपर भद्रा जो है, इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्यों दिया गया है। तो यह कब शुरू किया गया? ये 16 फरवरी 2022 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने क्या घोषणा की कि केंद्र सरकार की उच्च अधिकारी प्राप्त समिति जो है ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा। किस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा? ऊपरी भद्रा
परियोजना यानी अपर भद्रा परियोजना को। कब इसकी घोषणा की गई है? 16 फरवरी को। किसने किया है? मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? कर्नाटक के। तो इसका प्रमुख बिंदु यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? तो यह राष्ट्रीय दर्जा पाने वाली कर्नाटक की पहली परियोजना हो जाएगी। यह राष्ट्रीय दर्जा पाने वाली कर्नाटक की पहली परियोजना हो जाएगी और इस परियोजना का दर्जा मध्य कर्नाटक के सिंचाई परिदृश्य को बदल देगा। यानी कौन सी परियोजना है? सिंचाई परियोजना है। और इससे राज्य को केंद्र सरकार से 12,500 करोड़ रुपए प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कितने रुपए की मदद मिलेगी? 12,500 करोड़ रुपए। कौन देगा? राज्य सरकार को केंद्र सरकार देगी। तो अपर भद्रा परियोजना क्या है? तो यह परियोजना चित्रकूट और दावरगेरे और तुमकुरू के सूखाग्रस्त, जैसे जहाँ पे सूखाग्रस्त जिले हैं वहाँ पे सिंचाई के माध्यम से सिंचाई के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो ये कैसी परियोजना है? तो ये जल परियोजना है, यानी सिंचाई के लिए परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना जो है खरीफ मौसम में यानी जून से जो मौसम बोया जाता है उसके लिए सिंचाई सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। और ऊपरी भद्रा परियोजना जो है, अपर भद्रा परियोजना है, विश्व सरैया जल निगम लिमिटेड द्वारा शुरू की जा रही है। किसके द्वारा शुरू की जा रही है? विश्व सरैया जल निगम लिमिटेड द्वारा। और कर्नाटक की एक प्रमुख लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की गई है। किसके तहत शुरू की गई है? प्रमुख लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत। अब पहले चरण में यह परियोजना तुंगभद्रा से भद्रा तक पानी पहुंचाएगा और दूसरे चरण में यह भद्रा जलाशय को पानी देगा। अगला क्वेश्चन है, हुरून ने किसके लिए रिपोर्ट जारी की है? तो इसका ऑप्शन है करोड़पति, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग या क्रिकेट के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। करोड़पतियों के लिए हुरून ने एक रिपोर्ट जारी की है। तो आइए इसके की पॉइंट देखते हैं। हुरून एक रिपोर्ट जारी किया जिसके अनुसार भारत में अमीर परिवारों में 2021 में से 11% की बढ़ोतरी हुई है। यानी 2021 से 2022 के बीच में 11% बढ़ोतरी हुई। किसकी बढ़ोतरी हुई? तो भारत में अमीर परिवारों की बढ़ोतरी हुई है। भारत में 4,58,000 ऐसे करोड़पति परिवार हैं जिनकी कुल संपत्ति कितना है? 4 करोड़ रुपए से या इससे अधिक है। यानी हमारे भारत में कितने 4,58,000 ऐसे लोग हैं जिनकी कुल संपत्ति कितनी है? 7 करोड़ से ज़्यादा है। और इसमें पाया गया कि 2015 के बाद से भारत की अधिक से अधिक संपत्ति जो है 1% के पास चली गई। यानी सबसे ज़्यादा पैसा दुनिया का 1% लोगों के पास है। और हुरून की रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में धनी परिवारों की संख्या 30% से बढ़कर 6 लाख हो जाएगी। और ऐसे में 20,300 घरों के साथ मुंबई जो है अभी तक सबसे ऊपर है, ऊपरी सूची में, यानी सबसे फर्स्ट स्थान पे है। जिसके बाद दिल्ली है और उसके बाद कोलकाता है, जो कि अमीर परिवारों में गिना जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा अमीर परिवार रहते हैं। तो हुरून इंडिया क्या है? तो हुरून इंडिया जो है भारत के नवाचार, धन सृजन और परोपकारी कहानियों पर रिपोर्टिंग करता है और यह 2022 में इंडिया में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2012 में। और ये क्या है? एक भारत के नवाचार, धन सृजन और परोपकार की कहानियों पर रिपोर्टिंग करता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो उसका ऑप्शन है 20 फरवरी, 21 फरवरी, 23 फरवरी या 19 फरवरी। तो इसका राइट आंसर है बी। ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। तो इसके की पॉइंट है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा हर साल मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? यह तो भाषा के विज्ञान में जागरूकता और सांस्कृतिक विविधता और इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसकी घोषणा सर्वप्रथम कब हुई थी? यूनेस्को में हुई थी 17 नवंबर 1999 में। और 21 फरवरी को
2000 में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और बाद में संयुक्त राष्ट्र ने 2008 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा वर्ष घोषित करने के प्रस्ताव को पारित किया था। और वहीं मातृभाषा दिवस को मनाने का विचार किसका था? बांग्लादेश की एक पहल थी। बांग्लादेश में 21 फरवरी को बंगाल भाषा को स्वीकृति देने के लिए वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और 21 फरवरी को बंगाल में क्या मनाया जाता है? बांग्ला भाषा दिवस मनाया जाता है। और हमारे अनुच्छेद 343 में क्या लिखा है? तो ये देवनागरी लिपि में संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी ही होगी। और यह भी कहा गया है कि अंकों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय रूप में किया जाएगा। और आज हमारा भारत सरकार जो है आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग करता है। यानी हमारी जो भारत सरकार है हिंदी अंग्रेजी दोनों को इम्पोर्टेंस देता है। और 8वीं सूची में क्या कहा गया है? तो 8वीं सूची में कहा गया है कि भारतीय संविधान 22 अनुसूचित भाषाओं को राज्यों की आधिकारिक भाषाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यानी 22 अनुसूचित भाषाएं हैं और राज्यों को अनुसूचित भाषाओं को अपनी अपनी आधिकारिक भाषा चुनने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। तो संसदीय कार्रवाई में क्या किया जाता है? तो संसदीय कार्रवाई में संसद के अनुसार संसदीय कार्रवाई में हिंदी अंग्रेजी दोनों की जाती है। और संसद इसके लिए स्पीकर की अनुमति लेनी पड़ती है। और न्यायपालिका में क्या होता है? तो संविधान कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में कार्रवाई अंग्रेजी में ही होगी। लेकिन कुछ उच्च न्यायालयों ने राष्ट्रपति की सहमति के बाद हिंदी का विकल्प प्राप्त कर लिया। यानी हिंदी और इंग्लिश एक विकल्प होता है तो उसमें हिंदी का विकल्प प्राप्त कर लिया। किसने किसने किया है? तो इसमें है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार शामिल है। यानी ये 4 प्रदेश जो है हिंदी में यूज करते हैं। कहाँ पे? न्यायपालिका भाषा। और संसद के पास कानून के द्वारा बदलने की शक्तियां भी हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने देश भर में 1000 ईवी चार्जिंग यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं? तो इसका ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस या टाटा कॉरपोरेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने देश भर में 1000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। तो ये की पॉइंट देखते हैं। 18 फरवरी को 2022 को इंडियन ऑयल ने घोषणा की। कब की थी? 18 फरवरी को इसने घोषणा की थी, जिसमें उसने बताया था कि भारत में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग यानी EVCS स्थापित किए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। कितने? 1000। किसने किए हैं? इंडियन ऑयल ने किए हैं। तो इंडियन ऑयल ने 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट की सफलतापूर्वक स्थापित कर दिए हैं। अब भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्रांति को सक्षम करने की कई मील को पत्थर हासिल किए गए। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने के लिए भारत में बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी है। और इंडियन ऑयल ने आगामी 3 वर्षों में 10,000 से अधिक ईंधन स्टेशनों पर EV चार्जिंग सुविधा प्रदान करने जा रहा है। यानी अभी आने वाले 3 सालों में इंडियन ऑयल 10,000 मतलब इवन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग है इसे कहाँ पे सेटअप करेगा? ईंधन स्टेशनों पर, CNG जैसे स्टेशनों पे। और इंडियन ऑयल ने 2017 में जनता के लिए नागपुर में अपना पहला EV चार्जर स्थापित किया था। कब किया था? 2017 में। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2017 में इसने स्थापित कर दिया था। और कई राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों से सहित 500 शहरों में लगाया जा चुका है। और इसके अलावा इंडियन ऑयल अगले 3 साल तक हाईवे में बदलने के लिए 3000 से अधिक चार्जिंग का स्टेशन का आधार स्थापित करने की योजना बना रहा है। और यह 2024 से 25 वर्षों मतलब यानी 5 वर्षों तक के लिए वैध रहेगा। कब तक रहेगा? 2024 तक। तो इसका संचालन कौन करता है? एक समिति है, नेशनल मिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव मोबाइल एंड बैटरी स्टोरेज की एक अध्यक्षता नीति के आयोग के CEO कर रहे हैं। इसके संचालन कौन कर रहा है? नेशनल मिशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज।
अगला क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार भारत के बाहर कहाँ खुलेगा पहला आईआईटी संस्थान? तो भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान कहाँ खुलेगा, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट कहाँ खुलेगी? तो इसका ऑप्शन है यूएई, अमेरिका, रूस या चीन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, यूएई में भारत का पहला आईआईटी संस्थान खुले जाए। भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, इसकी शाखा अब कहाँ खुलेगी? संयुक्त अरब अमीरात में, यानी यूएई में खुलने की घोषणा की गई है। और यह पहली बार होगा जब कोई आईआईटी की शाखा भारत के बाहर किसी दूसरे देश में स्थापित की जाएगी। और दुबई में नए आईआईटी की स्थापना भारत और यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर किया गया है। और इन दोनों देशों ने इन व्यापार समझौते के लिए औपचारिक बातचीत 2021 में की थी। और यह किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट के द्वारा यह 18 फरवरी 2022 को हुआ है। कब हुआ है? 18 फरवरी 2022 को यह समझौता किया गया है, जिसके तहत दोनों देश सांस्कृतिक परियोजनाओं, सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रदर्शनियों को बढ़ावा देने के लिए करेंगे। और वर्तमान में भारत में कितने आईआईटीज़ हैं? तो वर्तमान में भारत में 23 आईआईटीज़ हैं। और ये संस्थान जो है भारत सरकार की तरफ से स्थापित किए गए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में से एक है। और 2021 तक सभी 23 आईआईटी के स्नातक कार्यक्रम जो हैं, इनकी कुल सीटें कितनी थी? 16,234। और आईआईटी में जो शिक्षित इंजीनियर हैं और जो पीएचडी करने वाले हैं, इनकी पहचान भारत में नहीं पूरे विश्व में भी मानी जाती है। और वहीं हमारे देश में आईआईटी का पहला कैंपस कहाँ पे बना गया था? बंगाल के खड़गपुर में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? बंगाल में अजलीपुर के जेल बिल्डिंग में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संस्थान के लिए निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन है चेतन घाटे, महेंद्र वर्मा, मनोज सिंह या कपिल शर्मा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, चेतन घाटे को आर्थिक विकास संस्थान के लिए नए निदेशक के रूप में चुना गया है। आइए इसके की पॉइंट देखते हैं। आर्थिक विकास संस्थान ने अजीत मिश्रा के स्थान पर, किसके स्थान पर? अजीत मिश्रा के स्थान पर चेतन घाटे को नया निदेशक नियुक्त कर दिया है। यह 2016 से 2020 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समिति के सदस्य रह चुके हैं। और यह 45 साल के कम उम्र के देश में सर्वश्रेष्ठ शोध अर्थशास्त्री के लिए 2014 में इनको महालानोबिस मेमोरियल स्वर्ण पदक से नवाजा गया। किनको? चेतन घाटे को। और यह वर्तमान में क्या है? वर्तमान में स्वनसीब विश्वविद्यालय माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो फाइनेंस के अनुसंधान केंद्र की से एक बाहरी सहयोगी यानी एक्सटर्नल हेल्पर की तरह काम है, असिस्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? इसका ऑप्शन है रणवीर सिंह, सलमान खान, अक्षय कुमार या रणबीर कपूर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड से सम्मान किया गया है। इसके की पॉइंट देखते हैं। 2022 का जो प्रतिष्ठित समारोह फिल्म महोत्सव जो है 20 फरवरी को आयोजित किया गया था। और यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई में। और यह पिछले साल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को और इस आयोजन में सम्मानित किया जाता है। और यह साल दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है भारतीय सिनेमा की समृद्धि की जश्न को मनाया है और देश की आज़ादी का 75वां साल का आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया है। कहाँ पे? इस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में। तो वहीं फिल्म ऑफ द ईयर किसको अवार्ड मिला है? पुष्पा द राइज, नई फिल्म जो आई है पुष्पा द राइज, इसको फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वहीं क्वेश्चन में पूछा गया था सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? तो ये शेरशाह को मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को। और वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को। तो ये थे फिल्म पुरस्कार से कुछ क्वेश्चन
चूँकि क्वेश्चन में पूछा गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो रणवीर सिंह को मिला है। ये राइट आंसर है। किसके लिए मिला है? फिल्म 83 यानी फिल्म 83 के लिए मिला है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।